तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस। पहले हमने देखा था कल के लेक्चर में कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कैसे डिराइव हो जाता है जब एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ हम रिलेशन दिखाते हैं या उसको इक्वल करते हैं। तो इक्वल किया तो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, इक्वेशंस में क्या होता है कि एक साइड होती है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड होती है। ओके तो लेफ्ट साइड में भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, डिराइव हो या फंडामेंटल हो। फंडामेंटल तो होगी नहीं क्योंकि डिराइव्ड को डिराइव किया जाता है ना कि फंडामेंटल को। लेकिन राइट साइड में तो फंडामेंटल भी हो सकती है, वो डिराइव क्वांटिटी भी, बट लेफ्ट में जो कि किसी के इक्वल होगी। अब किसी के इक्वल मतलब डिपेंड करती है जिसमें से इसको डिराइव किया गया होता है, तो इसका मतलब पहले वाली यानी लेफ्ट साइड वाली क्या होती है, वो डिराइव क्वांटिटी होती है, जिसको उससे डिराइव किया होता है जो बाकी आगे जो हमारे राइट साइड पे क्वांटिटीज होती है या क्वांटिटी होती है जिसके इक्वल उसको होना होता है। तो दोनों साइड है हमारे पास, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो इक्वेशन बन गई। तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई एक इक्वेशन होती है। क्या वो सिर्फ इक्वेशन दो ही के टर्म्स में हो सकती है, दो से ज्यादा टर्म्स में हो सकती है, या क्या होगा ये आज हम देखेंगे। ओके अगर वो दो से ज्यादा हैं तो उनकी डायमेंशंस का क्या। फॉर एग्जांपल अगर है हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता है हमारे पास, तो स्पीड की डायमेंशंस अलग से निकालो लेफ्ट में। राइट में आपको डिस्टेंस की वो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन निकालनी है, और साथ में आपके पास टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो चीजें, इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूलाज को निकालो और देखो क्या लेफ्ट साइड वाला डायमेंशन फॉर्मूला जो कि स्पीड का था, राइट साइड में डायमेंशन फॉर्मूला जो कि डिस्टेंस और टाइम का था, क्या ये दोनों इक्वल हैं। और ये 100% इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आज के ही टॉपिक में है। आज है डायमेंशन एनालिसिस और उसकी एप्लीकेशंस। तो इसी में ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ओके तो सेम क्या है यहां पे, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है यहां फिजिक्स में कि लेफ्ट साइड में, यानी क्योंकि एक कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन होती है, एक रिलेशन होता है, कोई भी आपने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू के पीछे फोर्स, आगे है मास और एक्सेलरेशन दोनों, तो मतलब दो साइड्स हो गई, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में जो भी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव वाली क्वांटिटी जो भी होगी, उसकी डायमेंशंस अलग से देखो। आगे जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनका सेपरेटली, मतलब आगे जो कुछ भी होगा राइट साइड में होगा ना, तो राइट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी या उनका कॉम्बिनेशन होगा या अलग अलग से वो अलग अलग टर्म्स भी होंगी, क्योंकि बीच में प्लस से भी सेपरेट किया जा सकता है उसको, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लास 9th में पढ़ा है आपने। तो v इज इक्वल टू यू, अब प्लस बीच में लिखा हुआ है ना, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला को किस तरह से देखेंगे। क्या डायमेंशन फॉर्मूला उसको ऐड करेंगे? नहीं, यहां पे हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म्स की अलग अलग से डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ आने वाली, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए कि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनका डायमेंशन फार्मूला राइट साइड में जितनी फिजिकल क्वांटिटी होंगी ना, उनके डायमेंशन फार्मूला के सेपरेटली रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा। और रिस्पेक्टिवली एक एक इक्वेशन, एक एक टर्म जो होगी इक्वेशन की, उसके डायमेंशन फार्मूला हमेशा सेम सेम होगा। यही है होमोजेनिटी का प्रिंसिपल। ओके तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशनली करेक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटीज तब होंगी, फिजिकल इक्वेशन जो है, फिजिकल क्वांटिटी की वजह से बनी हुई जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि उसकी डायमेंशन जो है वो करेक्ट तभी होंगी जब उसकी डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे। ठीक है ना, ये है प्रिंसिपल होमोजेनिटी। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, ध्यान देना यहां पे a इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये a b c है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके जैसे मैंने पहले बोला ना आपको कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये देख लो, ये इसको v मानो, इज इक्वल टू यू बीच में प्लस, ये ए टी हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ये ना ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। a इज इक्वल टू b प्लस सी। अब यहां पे क्या इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका निकाल सकते हैं, यस, इसका भी निकाल सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इक्वल टू से पीछे इसका निकाला, क्या आंसर आया, जो भी आया होगा, जो भी हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आया होगा, उससे नेक्स्ट वाली ये टर्म है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आया, कुछ अलग से आया होगा। ये c जो है, ये उससे भी आगे एक टर्म है ना, तो उसका आपने डायमेंशन फार्मूला निकाला, वो भी कुछ आया होगा। लेकिन ये क्या मतलब, ये तीनों आंसर जो आपके पास आए ये सेम सेम होंगे, ये तीनों डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे, तभी जाके ये जो है ना ये इक्वल है। ठीक है,
इक्वालिटी का सिंबल है, ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगी जब ये डायमेंशन सेम सेम होगी। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया। ओके, अब देखो एक सपोज किया मैंने एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल है जैसे ये देखो, मोमेंटम हमें पता होता है क्या, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। तो वो मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप क्या काम करो, मोमेंटम की अलग से डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल कि मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-1, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। लेकिन इक्वल टू मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? मास में सिर्फ वजन ही होता है ना, क्या मास की लंबाई होती है? नहीं होती। मास का टाइम होता है? नहीं होता। मास में सिर्फ मास ही होता है, तो m हो गया। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज में आपने देखा या तो उसका m होगा, मास में होगा, या उसकी लेंथ होगी, या टाइम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मास जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास का फार्मूला क्या है? कुछ भी नहीं। टाइम का फार्मूला क्या है? नहीं। लेंथ का फार्मूला, लेंथ खुद से ही अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो इस एम, एल और टी में मास में देखो, मास में सिर्फ एम ही होगा ना, बाकी सब जीरो होंगे, तो एल भी जीरो, टी भी जीरो। अब यहां पे देखो वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें मास तो नहीं ना आया कहीं, तो मास के ऊपर जीरो लिख दो। डिस्टेंस में लेंथ होती है ना, तो लेंथ लिख दो। टाइम में इनवर्स क्यों लिखा? मैंने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपॉन वाला जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई m0 l1 t-1। अब क्या करेंगे, देखो लेफ्ट साइड में आपके पास m1 l1 t-1 बिल्कुल सेम सेम मैंने लिख दिया नीचे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख दिया। अब इन दोनों को आपने पढ़ा होगा, जब बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर ऐसा हो कि बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ अभी यहीं पे कि अगर बेसिस अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो फिर क्या होगा? बेसिस सेम हो, पावर एडिड, लेकिन अगर जो पावर से वही सेम हो तो बेसिस अलग हो तो क्या होगा पता है आपको? पावर अगर सेम है तो एक ही बार लिख के ना तो बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 4 2 8 की पावर 3, तो ये हमेशा इक्वल होगा। मैं ये बात बोल रहा हूं, बेसिस से पावर एडिड, पावर से बेसिस मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब यहां ये आपको पता चला, लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने पावर देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, बेसिस सेम कहां से है? देखो ये भी m है, ये भी m है, ये भी l है, ये भी l, ये t, ये भी t, लेकिन अब इनकी पावर्स का क्या, पावर ऐड होंगी अलग अलग से। हाँ वो अलग बात है कि m में t वाली नहीं होगी, l में m वाली नहीं होगी, वैसा नहीं होगा, लेकिन सेम सेम के साथ। अब देखो मास और मास दोनों बेसिस सेम, पावर ऐड करेंगे तो m लिखा एक बार, 1 प्लस इसकी पावर है 0, तो पावर से एडिड 1 प्लस 0 होता है 1, तो m1 आ गया। अब देखो इसकी बात करें l की, l के ऊपर 0, l के ऊपर 1, 0 प्लस 1 होता है 1, तो यहां पे हमने 1 लिख दिया। टाइम के ऊपर 0, यहां टाइम के ऊपर -1, 0 प्लस -1 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 0 - 1 कितना होता है, माइनस का 1। अब मुझे यहां पे बताओ, लेफ्ट साइड में m की पावर 1, l की पावर 1, t की -1, यहां भी m की 1, l की 1, t -1, तो दोनों सेम हुए ना। तो यही बात मैंने लिखी है कि सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा बोथ साइड्स में, इक्वेशन के दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। तो ऐसा निकला, तो तभी जाके अब हम ये कह सकते हैं कि वाकई में मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये करेक्ट है। तो इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट हो तभी होगा इफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज हैं वो सेम होनी चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। ओके, अब सेकंड एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मोशन के चैप्टर में आप पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। u क्या होता है, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होती है, हालांकि यहां पे v ने लिखा, सेकंड इक्वेशन में v नहीं यूज होता, तो v होती है फाइनल वेलोसिटी, t होता है टाइम, a होता है एक्सेलरेशन। तो ये सारा कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो इससे ये बनी इक्वेशन। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है पता आपको? इनिशियल जो पहले, फाइनल जो बाद में। मतलब अगर गाड़ी चलना स्टार्ट हुई है ना, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अगर वो रेस्ट में तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, 0। अब चलना शुरू हो गई तो आगे कुछ देर के बाद आप जब उसको देखोगे तो मतलब उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी ना, तो वो वाली फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इनिशियल वेलोसिटी हो वो हमेशा 0 हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम भी हो सकती है। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाद में वो स्पीड को कम कर देता है ड्राइवर,
स्पीड को वो 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो इनिशियली स्पीड कितनी थी 60, फाइनली कितनी है 40, तो कम हो गई ना। तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसका कम होना हो भी सकता है, ज्यादा भी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं कि जीरो हो, हम ये भी हो सकता है, देखो जैसे हमने पहले देखा कि 60 उसकी स्पीड थी, तो इनिशियल 60 होगी ना, तो क्या वो 60 जीरो होता है? नहीं ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी नहीं, फाइनल वेलोसिटी का ज्यादा बड़ा होना जरूरी नहीं। फाइनल वेलोसिटी छोटी भी हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं भी हो सकती। तो ये चीज भी है, ठीक है ना। तो ये देखो S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर। अब S की डायमेंशन अलग से देखो, ut की डायमेंशन अलग से देखो। 1/2 की डायमेंशन तो होगी नहीं, ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसकी क्या डायमेंशन होनी है? 1/2 तो 1/2 होता है, क्या 1/2 कभी 4 हुआ? 1/2 तो 1/2 ही होगा ना। तो at स्क्वायर इसकी डायमेंशन हम देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम डिस्टेंस में। देखो डिस्टेंस में वजन होता है नहीं होता, टाइम होता है नहीं होता, सिर्फ लेंथ होती है, तो L1 लिख दिया। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ ut निकालने के लिए पहले u यानी कि u होती है इनिशियल वेलोसिटी। अरे कुछ भी हो, इनिशियल हो फाइनल हो, है तो वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमेशा वही होगी जो वेलोसिटी की होती है, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी उसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0l1 t-1। लेकिन साथ में t जो है वो टाइम होता है, तो टाइम में वजन थोड़ी होता है, लंबाई थोड़ी होती है, तो t के ऊपर 1 लिखेंगे ना हम, जो खाली टाइम है। तो यहां पे ये बन गया दोनों को। अब फिर वही बात कि बेसिस सेम पावर्स को ऐड करेंगे, m की 0 m की 0, 0 प्लस 0 0 हो गया, l की 1 l की 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, t -1 और प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना होता है 0, -1 प्लस 1 मतलब कि 1 में से 1 निकाला तो 0 हो गया। तो ये बनी आपके पास m0 l1 t0, डायमेंशन किसकी? डिस्टेंस की। वैसे भी जरा सोचो, अगर हम ऐसा ना करते तो क्या होता? वैसे डिस्टेंस की क्या बनती? m0 l1 t0, ये क्या बनती? m0 l1 t0, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम होता है दोनों साइड। तो अभी क्या, अभी आप सोच रहे होंगे ये तो लेफ्ट साइड थी, राइट साइड में तो अभी और भी बचता है सर, ये तो आधा हुआ। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी आपको कि बी की अलग से और सी की अलग से हम डायमेंशन देखते हैं, बी को अलग से और सी को हम अलग से डायमेंशन देखते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये, हाँ अब देखो ना, यहां पे दो चीजें थी, बी भी था सी भी था, तो मैंने आपको बोला कि बी की डायमेंशन अलग देखेंगे, सी की डायमेंशन अलग देखेंगे, और सभी सेम होंगे, ए भी बी भी और सी भी। तो यही बात हुई ना, इसको आगे ऐड हो जो मर्जी हो, लेकिन इसकी डायमेंशन तो दोनों की सेम होगी ना, ये दोनों सेम। अब तीसरी जो निकलेगी ना वो भी सेम होगी, यानी कि ए बी और सी सेपरेटली तीनों का अलग से क्या होगा? डायमेंशन सेम सेम होगी। अब देखते हैं तीसरा बचता है 1/2 at स्क्वायर। 1/2 को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं होती ना, वो नंबर है। तो at स्क्वायर की देखते हैं। a होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? m0 l1 t-2, क्योंकि मास अपॉन, सॉरी इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी खुद से क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम 2 बार हो गया ना, तो t के ऊपर क्या आएगा एक्सेलरेशन में? -2। क्यों? अच्छा आप बोलोगे 2 बार हो गया तो 2 लिखो ना, -2 क्यों? मैंने बोला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन वाला जब ऊपर जाता है तो वो माइनस में यानी कि इनवर्स हो जाता है, ठीक है, वो 2 नहीं रहेगा, वो -2 होगा। तो ये -2 बन गया। अब टी में क्या होता है? वजन नहीं होता, लंबाई नहीं होती, टाइम में टाइम ही होता है, तो t1 लिख दिया। ये 2 कहां से आया? ऊपर स्क्वायर था इसलिए आया, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो यहां पे क्या होगा? m0 l1 t-2 सेम लिख दिया, m0 l0 t 2 1 2 लिख दिया, ठीक। अब कहोगे इसके ऊपर क्यों नहीं लिखा? अरे 2 0 0 होता है, 2 0 0 होता है और 2 1 2 होता है, ठीक है, वो 0 था ना इसलिए 0 बन गया। यहां पे क्या? अब बेसिस सेम 0 0 0 होता है, ये l और l सेम, तो पावर ऐड 1 + 0 1 होता है, और -2 + 2 0 होता है। तो ये होती है डायमेंशंस। अब आपको डायमेंशन एनालिसिस में पता चला कि जितनी भी लेफ्ट साइड में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी राइट साइड में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन सब के डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा सेम होगी, चाहे वो लेफ्ट वाली राइट के इक्वल हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में इक्वल हो, चाहे वो एडिशन में। अच्छा एडिशन में क्या होगा? एडिशन में सेपरेटली देखेंगे ए बी सी, जो तीनों के तीनों टर्म्स हैं, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो इन तीनों की तीनों इक्वेशंस में क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो यही है डायमेंशन एनालिसिस। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, यहां देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले यहां पे देखो, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला में मुझे ये बताओ, हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का, एम एन और टी का, है ना। तो एम मास, क्या मास सिर्फ ग्राम में ही होगा, केजी में नहीं होगा? मास तो केजी में भी होता है ना। तो सिर्फ आपको जरूरत क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की। उससे क्या हो जाता है ना कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। क्या किलोग्राम के आप ग्राम नहीं बना सकते?
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। आपको पता है ना कि अगर आपके पास 2 किलो होगा तो उसमें 2000 ग्राम होगा, 2000 ग्राम्स होगा, तो मतलब कन्वर्ट कर सकते हो ना आप एक दूसरे को, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस भी इस चीज में हमें हेल्प करता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरा सिस्टम, अच्छा सिस्टम ऑफ यूनिट बोला मैंने, आपको पता है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़े थे, उसमें सीजीएस पढ़ा था, उसमें एमकेएस पढ़ा था, उसमें एफपीएस पढ़ा था, उसमें एसआई सिस्टम पढ़ा था। चारों के चारों सिस्टम में आपने देखा था, जो सीजीएस था उसमें हम सेंटीमीटर में लेंथ लेते हैं, जो एमकेएस था उसमें मीटर में लेते हैं, जो एफपीएस था उसमें फुट में लेंथ को लेते हैं, ऐसा सिस्टम में भी मीटर में लेते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लेकिन है ना, हमें इतना पता नहीं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमें यह भी पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज है। तो पहले यही एप्लीकेशन हो गई कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से, मतलब जो ऐसे यूनिट्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस क्या करने के लिए आप मुझे बताओ, अगर ऐसा होता कि यहां पे ये अलग होती, ये कुछ अलग निकल जाता, क्या हम बोलते कि ये करेक्ट है? क्योंकि ये डायमेंशन एनालिसिस बोलता है कि वो सेम डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, अगर अलग होता तो हम कहते ये करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो ये हमें किसने बताया? डायमेंशन एनालिसिस ने बताया ना। तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, कि वो करेक्ट है फिजिकली, वो मतलब डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम इसका डायमेंशन एनालिसिस का चूज करते हैं। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी हो, अब जरूरी नहीं है ना कि वो उसमें लिनियरली इक्वल होगा, किसी के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा ऐसे यूटी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, टी नहीं ना लिखा, यूटी प्लस 1/2 AT नहीं लिखा, AT का स्क्वायर लिखा। अच्छा, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे भी स्क्वायर आ रहा है, कहां स्क्वायर आएगा, कहां क्यूब आएगा, कहां कुछ नहीं आएगा, यानी कि पावर 1 आएगी, ठीक है ना। इस चीज के लिए पता कैसे चलेगा? वो डायमेंशन एनालिसिस से चलेगा। तो ये हमारी वहां भी हेल्प करता है। फिर से सुन लो इस चीज को, तीसरे वाला ये है कि हमें रिलेशन ड्राइव करने में, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ड्राइव करने में हमें जो है ये हेल्प करता है। कौन? डायमेंशन एनालिसिस। कैसे? अब फिजिकल क्वांटिटीज जब हम लिखते हैं दोनों साइड, जो भी किसी का फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी और मास का रिलेशन होता है E = mc स्क्वायर। अब देखो कहां स्क्वायर आना है कहां नहीं आना है, वो तो डायमेंशन एनालिसिस बताएगा ना। इसी से पता चलेगा किसके ऊपर स्क्वायर आएगा, किसके ऊपर 1 पावर आएगी, किसकी पावर 3 आएगी, किसका क्या आएगा, किसका क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना और लास्ट पे ये बताना कि ये डायमेंशन करेक्ट है या नहीं। उसके अलावा करेक्टनेस देखने के साथ साथ हम उस क्वांटिटीज के रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प करता है। तो ये है इसकी डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन। तो आज हमने क्या सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उसके डायमेंशन एनालिसिस की हमने, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल किया और लास्ट पे इसकी कुछ हमने एप्लीकेशंस पढ़ी। तो ये थे आपके कुछ टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। आपका चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। उसमें स्टार्टिंग से अभी तक आपने 4 से 5 टॉपिक पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए। और लास्ट पे ये आज का टॉपिक था। आज हम यहां पे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है काइनेमेटिक्स।